उसी परंपरा के तहत हम राहुल गांधी को आज देख रहे हैं कि वो राम मंदिर नहीं जाता है, वो महाकुंभ का भी बहिष्कार करता है। कि नेहरू को बड़ा महान बताते हैं ये, लेकिन एक आदमी को उसके लिए कभी जिक्र नहीं करते। वो तो केवल आपका ये राइट विंगर जो है वही उसका जिक्र करते हैं, या देश के दिल में उतरे हुए हैं तो इसलिए उनका जिक्र होता है। और वो फैसला था मनीष जी की सितंबर में वो लड़ाई जीते, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के बाद उनको एक बहुत बड़ी कमी महसूस हुई और उस कमी को उन्होंने तत्काल 2 महीने के अंदर खत्म किया था। तो आपने देखा कि बाकायदे जाकर वो रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव को उसमें एकदम साष्टांग दंडवत करते हैं और बड़े गर्व से करते हैं। ऐसा भी नहीं कोई चोरी छुपे काम होता है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आप दिल्ली में होने की वजह से पहली बार हम लोग, मैं भी पहली बार इंडिया गेट पर जाना हो पाया। मेरा अवसर 2 बार वैसे गया और किसी कारणवश अंदर नहीं जा पाया। हम लोग कल जब इंडिया गेट पर थे और इंडिया गेट पर हम लोग सब सुभाष बाबू की मूर्ति के पास खड़े हुए, एक नजारा देखा और आपने कहा कि क्या बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बस यही कि पहले भी इंडिया गेट के साइड होती थी, पर्यटक इंडिया गेट देखने आते थे, वहां सेल्फी लेते थे। अब बदल गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने में ले रहे हैं। वहां से चीजें हुई कि कैसे बदला है, कैसे एक जगह पे जो अंग्रेजों के दौरान प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के में मारे गए, शहीद हुए, जो अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले लोगों को हम श्रद्धांजलि देते थे, आज हम भारतीयों के लिए करते हैं। इसीलिए वार मेमोरियल है, हमने वहां भी जाकर श्रद्धांजलि दी। इन चीजों को पकड़ना इसी लाइन से जुड़ा कि कैसे मोदी जो है पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दिए सोमनाथ में, तो हमें ये दृश्य दिखा। हम इंडिया गेट वाले विषय पे भी आएंगे। ये दृश्य, इस देश को देखने के लिए तरसता था भारत। भारतीय प्रधानमंत्री स्कल टोपी में तो दिखता था, लेकिन इस रूप में त्रिपुंड लगाए हुए भारत ने पहली बार सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखा वाराणसी में। और इस सोमनाथ की याद अभी हम इंट्रो में कर रहे थे। ये फ्रेम क्या कुछ कह रहा है? ये फ्रेम मनीष जी बहुत बड़ा संदेश दे रहा है और देश के अंदर हुए बदलाव को संदेश दे रहा है। याद करिए कि जिस समय सोमनाथ का जीर्णोद्धार हुआ था या उसका पुनर्निर्माण एक तरह से करवाया था सरदार पटेल ने, और उसमें तो देश के नेहरू को बुलाया था। नेहरू ने तो साफ मना कर दिया था, और सिर्फ इसलिए मना किया था क्योंकि सेकुलर अपने आप को दिखाना चाहता था, वो सेकुलर अपने आप को बताना चाहता था। तो नेहरू ने मना कर दिया था और तब के जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को भी जाने से रोका था। और जरा दर्शक इसको ध्यान कर लें कि आजादी के समय जो बंटवारा हुआ था, उस समय लाखों हिंदू काट दिए गए थे, और उसके बावजूद उस आदमी पर किस कदर सेकुलरिज्म का भूत सवार था कि वो अपने देवता का भी सम्मान करना नहीं चाह रहा था, अपने देवता को भी वो मान सम्मान नहीं देना चाह रहा था कि मेरे कहीं सेकुलर होने पर मेरे कोई दाग ना लग जाए। तो एक दौर हिंदुस्तान ने वहां से अपना सफर शुरू किया था, और आज हम ऐसे प्रधानमंत्री के साथ जी रहे हैं जो मनीष जी बाबा सोमनाथ नहीं, सोमनाथ तो एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के गृह प्रदेश है, उनका गुजरात, वहां पर वो स्थापित है। ऐसा कौन सा आप ज्योतिर्लिंग, अगर आप हिंदुस्तान की बात करिए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी गए ना हो, इसी तरह से पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजन ना किया हो। कई जगह तो 2-2, 3-3 बार हुआ है, चाहे वो बाबा सोमनाथ हो, चाहे वो बाबा विश्वनाथ हो, आप केदारनाथ की बात कर लीजिए, आप रामेश्वरम की बात कर लीजिए, तो योगी प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा महाकाल की बात कर लीजिए, महाकाल का कॉरिडोर, बाबा बैद्यनाथ की बात कर लीजिए, झारखंड, जो बिहार का झारखंड हिस्सा है, उसमें एयरपोर्ट बना वहां। तो एक तरफ हमने उस प्रधानमंत्री से शुरुआत की थी जो बाबा के मंदिर में जाने को भी पाप समझता था। और ये मंत्रोच्चार है, तुमने कहा थोड़ा वो भी सुना। हाँ, एक तरफ वो प्रधानमंत्री था जो शिव मंदिर में जाने को अपने आप पाप समझता था, शिव मंदिर का किसी भी मंदिर में जाना वो पाप समझता था, अपने सेकुलरिज्म के ऊपर उसको दाग समझता था। और दूसरे ये प्रधानमंत्री हैं जो पूरी तरह से इधर समर्पित है बाबा विश्वनाथ की या बाबा देवादिदेव महादेव की सेवा में। तो ये यात्रा है 78 सालों की। ये जो आज का फ्रेम है, आपने इस फ्रेम का मतलब पूछा, तो 78 सालों में हम कहां से कहां पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से उस
जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव क्यों, वो नैरेटिव 70 साल चला मनीष जी, 70 साल इस देश में चला और अभी भी चल रहा है। लेकिन अब वो बड़ा लंगड़ा लूला पोलियो ग्रस्त होके पड़ा हुआ है कि नेहरू ने सन 50 में सोमनाथ का जीर्णोद्धार के लिए मना किया था, राधा कृष्णन को जाने से रोका था, स्वयं वो गया नहीं था। और उसी परंपरा के तहत हम राहुल गांधी को आज देख रहे हैं कि वो राम मंदिर नहीं जाता है, वो महाकुंभ का भी बहिष्कार करता है। राम मंदिर जाता नहीं, राम मंदिर के निर्माण का वो बहिष्कार करता है। और महाकुंभ के जो सनातन धर्मियों के सबसे बड़ा महाआयोजन है, 12 वर्ष में एक बार होता है, उसका भी वो बहिष्कार करता है। तो वो बहिष्कार क्यों करता है? वो उसी नशे में धुत है जो नशा 1950 में नेहरू ने किया था, कि सेकुलरिज्म का, कि हिंदुओं के किसी धर्म स्थल पर जाना पाप है। ये राहुल गांधी की भी आपको गोल टोपी लगाए और रोजा तोड़ते हुए, खजूर चाटते हुए दर्जनों फोटोएं मिल जाएंगी। लेकिन किस तरह से ये इसको आज वो राम मंदिर और महाकुंभ से दूरी बनाए हुए ये सबने देखा। तो 70 साल से ये लगातार चला आ रहा था सिस्टम कि किस तरह से हिंदू धर्म को एक तरह से अछूत मान के चलो, और उसी के तहत वो आज खड़गे जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी गाली देता है। तो 70 साल बाद 2014 में प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे आकर बैठे कि उन्होंने इसको ध्वस्त करना शुरू किया। और केवल मंदिर नहीं जाते हैं, ये दर्शक समझ लें कि केवल मंदिर नहीं जाते, उन्होंने सरकारी खजाने के दरवाजे खोल दिए मंदिरों के लिए, और खुलकर खोले। जो ये 800, 900, 700 करोड़ रुपए ये लोग हंस की सब्सिडी देते थे, और हिंदू धर्म के मंदिरों पे वहां से वसूली तो करते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। वहां पर आप बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर देख रहे हैं, 350-400 करोड़ रुपए में बना है। उज्जैन वाला कॉरिडोर जो है वो 700-800 करोड़ में बना है। तो कैसा भव्य दरबार बनाया है उन्होंने भोले बाबा का, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और केवल दरबार नहीं बनाया है मनीष जी, मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, आज फिर जिक्र करूंगा कि बाबा केदारनाथ जहां पर पहुंचना मुश्किल है, यात्रा बड़ी दुर्गम है, तो वहां का जो रोड का उन्होंने 4 धाम एक्सप्रेसवे बनाया है, वो करीब 12-13 हजार करोड़ रुपए का। और जो रेल वाला वो बना रहे हैं, वहां कर्णप्रयाग तक पहुंचेगी वो अभी ट्रेन, वो 50,000 करोड़ रुपए में बन रही है। वो जो रेल पथ बन रहा है, समझिए, बाबा केदारनाथ के दरवाजे तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च किए हैं इस बाबा की सेवा में। तो नेहरू से आप तुलना करिए और कहां पर ले आए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और ये मनीष जी केवल धर्म की बात नहीं है, ये एक नैरेटिव जो यहाँ क्रिएट किया गया, एंटी हिंदू, एंटी सनातन, उसके साथ ही साथ इन कांग्रेसियों ने हमेशा नैरेटिव पे तो पूरा देश चलाया पूरे 70 साल। याद करिए, इन्होंने 71 में नैरेटिव दिया, गरीबी हटाओ, और उस गरीबी हटाओ के नारे के दम पर ये 2014 तक ये शासन किया है इन्होंने। यानी थोड़ा बहुत नहीं, इसको अगर आप जोड़िए तो 44 साल ये राज करते रहे। बीच में आप अटल जी की सरकार छोड़ दीजिए, बाकी तो एक छोटे मोटे 1.5-2 साल के व्यवधान आए, एक निर्बाध इनकी यात्रा रही। तो ये नैरेटिव सेट करके, झूठा नैरेटिव सेट करके ये कैसे काम चलाते थे, और इसका एक बड़ा बेहतरीन नमूना दूंगा, और उसमें खैराती सब नब जाएंगे कि नेहरू को बड़ा महान बताते हैं ये, लेकिन एक आदमी को उसके लिए कभी जिक्र नहीं करते। वो तो केवल आपका ये राइट विंगर जो है वही उसका जिक्र करते हैं, या देश के दिल में उतरे हुए हैं तो इसलिए उनका जिक्र होता है। उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। एक योगदान को मनीष जी पूरे देश में कोई नहीं जानता, मतलब कोई नहीं जानता, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ। और मैं बताता हूँ कि नेहरू कितना निकम्मा और नकारा प्रधानमंत्री था, और लाल बहादुर शास्त्री कितने दूरदृष्टि उनकी थी, और कैसे वो भविष्य दृष्टा प्रधानमंत्री थे। इसको जरा एक तथ्य से समझे, लेकिन नैरेटिव का क्या बनता है कि हम 1962 में जब हारे तो 7,000 सैनिक हमारे मारे गए, उन चीनियों ने उनका हत्या करी हमारे भारतीय सैनिकों की, और 40,000 किलोमीटर जमीन हमारी ले गए। उसके बाद नेहरू ने क्या किया मनीष जी? उसके बाद नेहरू ने ऐसा क्या किया जिसका देश को लाभ मिले? कुछ नहीं किया। ये 62 की लड़ाई होती है, 1964 में नेहरू मर जाता है, यानी 2 साल उसने फर्जी काटे, मातम हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया,
लेकिन उसके पास कोई दृष्टि थी ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ नैरेटिव की वो किस्सा कि उसको बड़ा महान भविष्य दृष्टा बताया जाता है और उन्होंने भविष्य को देखकर योजनाएं बनाई, फलाना किया, ढिमाका किया। मैं ऐसा नंगा उदाहरण दे रहा हूँ कि वहां भारतीय उससे घृणा करे कि 62 में इतनी शर्मनाक लड़ाई हारने के बाद उसने 2 साल तक कुछ नहीं किया। और लेकिन 1965 में पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई अप्रैल से सितंबर के बीच में, और वो लड़ाई भारत जीता, हारा नहीं था, जीता। वो पाकिस्तान घुटनों पे आया। लेकिन सितंबर में जब वो लड़ाई खत्म हुई तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या निर्णय किया, और 2 महीने के अंदर किया, और वो निर्णय किया जिसका लाभ आज भी पूरे देश को मिलता है और आगे आने वाले हमें लंबे समय तक मिलेगा। मनीष जी, फैसला क्या था? हम लोग शास्त्री जी की तो बात करते हैं, लेकिन शास्त्री जी को या तो शास्त्री पाकिस्तान की वजह से याद करते हैं या फिर ताशकंद में उनकी रहस्यमय मौत को करते हैं, लेकिन उनके उस फैसले का जिक्र नहीं होता। और वो ऐसा फैसला है, कालजयी फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, जिसको यहाँ बिल्कुल खत्म कर दिया गया, जिसका कहीं जिक्र नहीं किया गया, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको फैसला कहना चाहिए। और वो फैसला था मनीष जी की सितंबर में वो लड़ाई जीते। लेकिन उस लड़ाई को जीतने के बाद उनको एक बहुत बड़ी कमी महसूस हुई, और उस कमी को उन्होंने तत्काल 2 महीने के अंदर खत्म किया था। 1 दिसंबर 1965, तारीख याद कर लीजिए, दर्शकों से कह रहा हूं कि 1 दिसंबर 1965 को देश को बीएसएफ मिली, मनी जी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो उस जीत के बाद शास्त्री जी ने अनुभव किया कि हाँ, हमारे पास एक कमी है कैसे, बल्कि जो हमारी सीमाओं की रक्षा करे आर्मी के अलावा। और वो सितंबर में लड़ाई जीतते हैं और दिसंबर में हमको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन हो जाता है, उसकी बटालियनें तय हो जाती हैं, और दिसंबर से हमारी बीएसएफ खड़ी हो जाती है सीमाओं के ऊपर। तो ये होता है प्रधानमंत्री, जिसको देश की चिंता होती है, देश की सीमाओं की चिंता होती है। लेकिन मनीष जी, कभी आपने सुना कहीं कि कोई इसका जिक्र कर रहा हो कि बीएसएफ जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की देन है इस देश को? तो वो फैसला था लाल बहादुर शास्त्री का, जिसका लाभ आज भी मिल रहा है। और बीएसएफ तो आज की तारीख में सेकंड लाइन ऑफ हमारे फोर्स है कि आर्मी के बाद दूसरी सुरक्षा एक तंत्र है हमारा, जो हमारी रक्षा करता है दुश्मनों से और देश की सीमाओं पर खड़े होकर करता है। लेकिन अभी जो आप प्रधानमंत्री मोदी बात की हम लोगों ने, तो लेकिन नैरेटिव ये हमको पढ़ाया जाता रहा इन कम्युनिस्टों द्वारा, इन कांग्रेसियों द्वारा, कि नेहरू बड़ा भविष्य दृष्टा था, भविष्य के हिसाब से योजनाएं बनाता था, उसने आईआईटी बनाया, फलाना किया। लेकिन कभी वो वही कम्युनिस्ट, वही कांग्रेसी कभी नहीं बताते कि भविष्य दृष्टा तो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने बीएसएफ का गठन लड़ाई जीतने के बाद किया। इसको कहते हैं कि भविष्य की देखने वाला प्रधानमंत्री। उनका जीवन बड़ा छोटा रहा, बड़ी रहस्यमय मौत, वो मार दिए गए। तो इस तरह के एक नहीं 1000 नैरेटिव इस देश में पिछले 70 साल से चल रहे थे, और उनको तोड़ने के लिए जो सबसे सटीक तरीका था कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस परहेज को उठाकर फेंक दिया कि हम जो कि धर्म से दूर रहो, मंदिर में ना जाओ, सेकुलर दिखो, फलाना ना करो, तिलक ना लगाओ। तो आपने देखा कि बाकायदे जाकर वो रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान शिव को उसमें एकदम साष्टांग दंडवत करते हैं और बड़े गर्व से करते हैं। ऐसा भी नहीं कोई चोरी छुपे काम होता है। तो ये पूरे देश के मानस को बदल रहा है मनीष जी। ये केवल जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह से आचरण करता है तो उसका संदेश पूरे देश को जाता है। तो एक तरह से वो धर्म की सेवा तो कर ही रहे हैं, भगवान की सेवा तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो समाज की भी सेवा कर रहे हैं। जो समाज को जिन्होंने अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय जो बड़े दबे कुचले थे, बड़ा उनके हिसाब से आचरण रहता था, इससे वो फलाना बुरा मान जाएगा, उससे ढिमाका बुरा मान जाएगा। तो अब आदमी जो है बड़े गर्व से निकलता है, और उसका एक साक्षात परिणाम हम लोगों ने देखा है कि 67 करोड़ आदमी जो कुंभ में गया मनीष जी, क्या कोई बताएगा कि किसने उनको बुलाया था, या किसी ने कोई अपील करी हो, किसी ने कहीं कोई उसका विज्ञापन हुआ हो कि आप लोग आइए फलाना ढिमाका? अपने आप स्वतः स्फूर्त। और ये संख्या 2013 में 13 करोड़ थी, और 13 करोड़ से 67 करोड़ यानी 5 गुना ज्यादा, 13 पंचे 65, 5 गुने से ज्यादा। तो आबादी तो इस देश की बढ़ नहीं गई, न कोई प्रयागराज में कोई ऐसा है कि वो 5 गुना बड़ा हो गया। क्षमता तब भी थी प्रयागराज में, मगर कोई वो जो शासन करने वाले थे, जो आयोजन करने वाले थे उस महाकुंभ का, उनकी इच्छा नहीं थी
लेकिन अब की जब ये सहयोग मिला और जो प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, खासकर धर्म के संदर्भ में, उसका ये परिणाम था। वहां योगी का प्रशासन और ये प्रधानमंत्री मोदी का 10 सालों का आचरण, और उसकी वजह से हमको वहां 67 करोड़ लोग नजर आए। तो ये मैंने कहा, ये देश की नहीं, समाज की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। धर्म धर्म तो ही है। बिल्कुल, देखिए उसकी नैरेटिव को कैसे ही काटते हैं। आप देखेंगे अच्छा 67 करोड़ यदि आए तो 67 करोड़ नहीं भी तो आए। लेफ्ट लिबरल गिरोह के ये जितने मोटे मोटे सनसनीबाजों के बाप हैं, वो तमाम लोग इसी ढंग के नैरेटिव बनाते हैं। वो ये भूल जाते हैं। आज मेरे किसी एक साथी ने मुझसे कहा कि आप पूछिए, आप पहली बार गए कुंभ, मैं पहली बार नहाया, मेरे ख्याल शायद आप भी संभवतः पहली बार। एक बड़ा वर्ग है जो पहली बार, और इस देश में पहली बार हुआ है कि आमतौर पर 60+ लोग कुंभ जाते थे सामान्यतः, लेकिन पहली बार आपने उस दिन आपने भी कहा कि 70% लोग वो थे जो अंडर 30 थे, यूथ जिसको कहते हैं, जो अंडर 30 थे, उन्होंने नहाया। मतलब ये, और यदि ये चिरकुटों का गैंग ये नहीं समझ रहा है कि 67 करोड़ यदि नहाए तो उसमें से बड़ी संख्या जो बाकी बचे हैं वो लाचारी में नहीं गए होंगे, उनको सुविधा नहीं हुई। बहुत सारे कि कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं कि मेरे माता पिता बीमार थे इसलिए मैं नहीं जा पाया, इस कदर मैं बंधा हुआ था, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन जो गंगाजल वहां से निकला है वो भारत के घर घर पहुंचा है। ये पहली बार हुआ है कि देश का शायद ही कोई घर होगा आज की तारीख में तो इस बार के कुंभ का गंगाजल वहां नहीं पहुंचा होगा। मुझे लगता है कि इस देश में कोई सनातनी घर नहीं होगा जहां यदि वो कुंभ नहीं नहा पाया तो उसके रिश्तेदार या उसके पड़ोसियों के द्वारा उसके घर गंगाजल नहीं आया। और ये शिवरात्रि के दिन उनने अपने बाथरूम में जाकर के उसमें जो है स्नान नहीं किया होगा, ये नैरेटिव बदला है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं अच्छा 67 करोड़ नहाए तो 67 करोड़ नहीं भी तो नहाए। जैसे वो कह देते हैं ना कि हम लोग अभी उसके आगे चर्चा करेंगे कि 240 के आंकड़े को उन्होंने 99 से छोटा कर दिया। नैरेटिव वार उनका तो अभी भी जारी है। नहीं, ये कितने बेईमान और बेशर्म लोग हैं, इनका एक उदाहरण देता हूँ इसी संदर्भ में कि जब ये कहते हैं कि 67 करोड़ आए और बाकी से जो 50-55 करोड़ बचे वो नहीं आए, तो मगर यही बेईमान ये हमको बड़ा ढोल बजा बजा के बताते हैं कि नेहरू की 348 के 352 सीटें आ गई थी पहले ही चुनाव के अंदर। मगर ये नहीं बताते कि नेहरू को वोट 48% मिला था। तो ये क्या कहेंगे कि नेहरू ने बेईमानी करी थी कि क्योंकि 48% वोट तो उसको मिला था, लेकिन 52% वोट उसके पक्ष में पड़ा था। ये नहीं कहते इसको, ये कभी नहीं कहते कि समझिए कि 1984 का जो चुनाव है उसमें कांग्रेस को साथ 52 या 54% वोट मिला है, अन्यथा हमेशा 50% के नीचे वोट पाया है। तो इनके हिसाब से जिस तरह से ये कुंभ की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस तो हमेशा 50% से कम वोट पाई, उससे ज्यादा वोट उसके विपक्ष में पड़ता था, तो कांग्रेस को क्या शासन करने का अधिकार नहीं था। तो ये मूर्ख लोग, ये धूर्त लोग, ये जब कैलकुलेशन भी करते हैं तो अपनी बेईमानी के हिसाब से करते हैं। 67 करोड़ लोगों को मतलब मनीष जी, हम लोगों ने उस दिन भी जिक्र किया था कि आप उसको 90 करोड़ मानिए कि एक आदमी, ऐसा नहीं कि एक आदमी चला तो पूरे घर से चला गया, एक हर घर से तो एक व्यक्ति गया ही गया है। और उसके अलावा जो अभी मनीष जी ने कहा कि कई लोगों के कई कारण होते हैं जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए, अन्यथा जाना वो भी चाहते थे, वो भी चाहते जाना वो भी चाहते थे। मन मटोर के रह गए, लाचारी उनकी अलग अलग सबकी अलग अलग ढंग की लाचारी रह गई। और दूसरे आप इसको समझिए कि को प्रयागराज जो है उसने हाथ जोड़ दिए, प्रयागराज की क्षमता के बाहर हो गए 67 करोड़। उसके बाद वो लेने की स्थिति में नहीं था, तो अन्यथा 90 करोड़ भी ये संख्या आपको मिलती। बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ वही मामला नहीं, मोदी जो नैरेटिव बदल रहे हैं, इन राक्षसों को बेचैनी है कि ये जो धर्म का जो ठेकेदार थे, ये फर्जी महामंडलेश्वर, आप जिसको कहते हैं कि फर्जी शंकराचार्य, ये शंकराचार्यों का मठ। एक समय देखिए टेलीविजन चैनलों जब मोदी आए थे तो वो कोई वो ऐसा बाबा आ गया था जो समोसे में चटनी लगा करके दुकान चला रहा था, कोई ऐसा बाबा आ गया था जो राम के नाम पर रामायण पढ़ करके वो मौला कहते ना, मौलाना आप क्या नहीं, आपने उसका भी नाम रखा हुआ था। कई सारे ऐसे, मुरारी कव्वाल जिसने हम लोग के चैनल पे वो भी मारा था, स्ट्राइक भी मारा था उसने। पहली बार ऐसा था कि वो काम भी कर दिया उसने, कव्वाल ने। सोची कैसा सनातन काम करते हैं, काम खेल उसके बारे में विश्लेषण किया, उसका छोटा सा एक वीडियो दिखा दिया था तो खेल कर गया वो।
पैसा मांग रहा था उसके लिए। अब समझिए ऐसे ऐसे जो फेक जो कव्वाल लोग थे, जो बवाल बने हुए थे सनातन का आवरण ओढ़ करके। अभी एक देखा होगा आपने, हो सकता है आईआईटी बाबा से किसी को सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन एक चैनल ने देखिए एक ढोंगियों को बैठा करके किस तरह से हरकतें की टीआरपी के लिए, ये फर्जी भगवाधारियों को। मोदी ने उस नैरेटिव को भी तो बदला है। आज चाहे वो बाबा बागेश्वर हों, ऐसे कई ऐसे लोग हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ जैसे हों, भगवाधारियों का जो एक एक ढोंग जो था, वो कांग्रेसीकरण जो था, वो सेकुलरिज्म जो था, भगवा में सेकुलरिज्म का खेल, उसको भी तो ध्वस्त किया। मनीष जी, बाबा बागेश्वर की आपने बात कर दी, तो वो जो नैरेटिव ध्वस्त करने की बात है, तो मैं इनको बाबा बाबा मानते ही नहीं, मैं पहले भी कभी नहीं मानता था। 2014 के पहले भी मेरे मित्र जो जानते हैं, जो मेरे निजी मित्र हैं अच्छे से, कि मैं इन सबको गरियाता था, चाहे वो झांसा राम हो, चाहे मुरारी कव्वाल हो, या और कोई हो। मैं हमेशा कहता था फ्रॉड है, ठग हैं ये, और इनको जेल में होना चाहिए। तो झांसा राम तो पहुंच गया खैर जेल, लेकिन ये मुरारी कव्वाल, और आपने बड़ी अच्छी याद दिला दी, क्योंकि आज आपने बोल दिया कि दर्शक हमारे समझें, उसको हम लोगों ने झेला है कि वो मुरारी कव्वाल जो अल्लाहू अल्लाहू कर रहा था, वेद 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 गद्दी पे बैठकर, व्यास गद्दी पे बैठकर, उस मुरारी कव्वाल ने बाकायदा हम लोगों के खिलाफ शिकायत करी थी, स्ट्राइक मारी थी, और टेक्निकल सब बताएंगे मनीष जी, और उसकी वजह से हम लोगों ने बड़ा झेला। तो वो मुरारी कव्वाल जैसे लोग जो स्थापित हो गए थे, तो और उसके बाद जब इनके कर्म नंगे हुए, देश के सामने पूरी तरह नंगे हो गए, ये भगवा पहनकर ये अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है। ये मुरारी कव्वाल ने अपने मंच से कहा कि अल्लाहू अल्लाहू हम करने के लिए हमको शास्त्रों में, जो हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये इस हद तक बेलगाम हो गए थे। तो ये कांग्रेस के एजेंट थे, जो वेटिकन सिटी के इशारे पर चल रहे थे कि सनातन धर्म को खंडित करो। आप अगर औरंगजेब का इतिहास पढ़िए, तो औरंगजेब ने एक धूर्तता और की थी सनातन धर्म के साथ, कि उसने हिंदू धर्म ग्रंथों को गलत सलत लिखवाना शुरू किया था, और खासकर उसने ज्योतिष से संबंधित किताबों को बहुत उल्टा सीधा लिखवाया। तो वो केवल इसलिए कि सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम हो। और वही काम मुरारी कव्वाल अभी समझिए 21वीं सदी में कर रहा था। और इसकी वजह से मनीष जी, चाहे वो झांसा राम जेल गया हो, राम रहीम जेल गया हो, ये मुरारी कव्वाल हो, इसकी वजह से लोगों की आस्था कम हो रही थी, खासकर समाज के अंदर बैठे गुरुओं के प्रति। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा बागेश्वर धाम जाकर, और जिस तरह से उनको सम्मानित किया है उस अस्पताल के उद्घाटन पर, तो एक बार उन्होंने बाबाओं की प्रतिष्ठा को भी पुनर्स्थापित किया है। और अब हमको बहुत ध्यान इस पर रखना पड़ेगा कि हम हर भगवा पहनने वाले के पीछे आंख बंद करके न चल दें, कम से कम उसका आचरण देखे सुने। बाबा बागेश्वर के यहाँ जाकर देश का प्रधानमंत्री पहुंचा है, तो बहुत ठोक बजा कर पहुंचा, ये समझ लीजिए आप। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं भी मुंह उठाया और चल दिए। और वहां पर उन्होंने कहा क्या कि तुम्हारे इस अस्पताल के शिलान्यास पर भी आया हूँ, उद्घाटन पर भी आऊंगा, और तुम्हारी बारात में भी आऊंगा। ये प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल मंच से कहा है। तो जब इतना ज्यादा खुलकर देश का प्रधानमंत्री बोल रहा, और धर्म परायण प्रधानमंत्री बोल रहा, मूर्ख प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, जिसकी धाक पूरी दुनिया में चल रही है, तो बाबा का चयन करिए, तो ऐसे बाबाओं का चयन करिए जैसे बाबा बागेश्वर। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं मनीष जी, कि बाबा बागेश्वर के खून के प्यासे हैं ये खैराती। जाकर आप कभी देखिए सनसनीबाज के वाल को देखिए, वो पाड़ा के वाल को देखिए। देखिए आज भी मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड वीडियो चला रहा है वो आपका अदालत लगाने वाला संपादक, उसने पूरी कोशिश की जलील करने की। सोचिए, वो तो राष्ट्रवाद का, सनातन का आवरण भी ओढ़े हुए है, लेकिन उसने पूरी बेइज्जत करने की कोशिश की। तो जरूर कहीं ना कहीं से इशारा होगा, कहीं ना कहीं ठेका होगा कि जो सनातन का ध्वज बहाक है, वो पहला ऐसा भगवाधारी है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। वरना जितने, चाहे वो कब्बाल हो, चाहे वो झांसा राम हो, चाहे जिसके भी नाम ले लीजिए, कभी भी इसने हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र की बात नहीं की। मैं वही बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी नैरेटिव तोड़ कैसे रहे हैं, कि बाबा बागेश्वर धाम के भी मनीष जी ने जैसे कहा कि वो खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, खुलकर, कहीं कोई इशारे में या संकेत में बात वो नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा उनके लिए मैंने अभी आपको बताया। तो वो जो चलता है ना कि मोदी सेकुलर हो गया, मोदी मुसलमान हो गया, मोदी कलमा पढ़ ले, इस तरह के जो लठैत घूम रहे हैं, और पेड लठैत घूम रहे हैं, जो पैसा लेकर, कहाँ से पैसा लेते हैं बोलने की जरूरत नहीं है, वो पैसा लेकर उनको धंधे पर लगाया गया है कि तुम मोदी को इस तरह से डिफेम करो
तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस नैरेटिव को भी तोड़ा, जो ये मोदी सेकुलर हो गया, मोदी मुसलमान हो गया। तो बाबा बागेश्वर के उन बयानों को याद करिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सम्मान दिया है। तो मोदी का, मनीष जी, एक मंत्र जो है, मोदी कभी ये नहीं कहते कि मैं नैरेटिव तोड़ रहा हूं। मोदी इनको इन्हीं की शैली में जवाब दे रहे हैं। मोदी इन पर कहते हैं कि तुम्हारा इकोसिस्टम, इनका इकोसिस्टम, वो लुटियन गैंग का इकोसिस्टम, खान मार्केट का इकोसिस्टम, लेकिन वो अपना एक नया इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो बहुत मजबूत होगा, बड़ा शक्तिशाली होगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा। वो उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने नाम थोड़ी लिया कि तुम बाबा बागेश्वर को गाली क्यों देते हो, फलाना निवा का। उन्होंने बाबा बागेश्वर का कद बहुत ऊंचा कर दिया उस दिन जाकर। अब ये कुत्तों की तरह भौंकते ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कद ऊंचा हो गया। नेहरू ने बाकायदे मना किया था, वो नेहरू को इस बात के लिए गाली नहीं देते, लेकिन 10 साल में उन्होंने दिखाया कि अगर हिंदुस्तान का शासक हो तो उसको किस तरह से धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। 10 साल में वो दिखा रहे हैं, तो 11वां साल है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने आचरण से एक नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं और उन 70 साल के जो हथकंडे हैं उनको ध्वस्त कर रहे हैं। और ये किस तरह से आपका इस्तेमाल करते रहे बैकफुट पर जाने के लिए, एक उदाहरण और देता हूं मुनि जी, कि दर्शक हमारे देखते होंगे टेलीविजन डिबेट में, उसमें अक्सर जब ये कहीं हारने लगते हैं कांग्रेसी या कम्युनिस्ट का रही है, कि वो तुरंत भाजपा प्रवक्ताओं पर चढ़ जाते हैं कि तुम कहो गोडसे मुर्दाबाद, कहो गोडसे मुर्दाबाद। और भाजपा प्रवक्ताओं को मैंने देखा है कि पहले तो इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ गोडसे मुर्दाबाद। वो कह भी देते हैं, कह भी देते हैं। वो कह क्यों देते, क्यों कह देते हैं भाई? ये नैरेटिव सेट करने का सबसे निकृष्ट नमूना मैं बता रहा हूं आपको, कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 1948 में हुई। उसके लिए नाथूराम गोडसे को सजा सुनाई गई, सजाए मौत। और संभवतः 1948 में ही नवंबर महीने में उनको सजा दे दी गई। एक आदमी ने काम किया, उसके बाद उसको दंड मिला, वो फांसी चढ़ गया। उसकी मुर्दाबाद तुम हमसे अब क्यों लगवा रहे हो? ये कोई पलट के नहीं, और नहीं इतना ही पूछता। नहीं है, सावरकर को इस मामले में एक्यूज बनाया गया था, वो बरी हो गए, लेकिन आज भी ये नैरेटिव सेट करके बताते हैं कि गांधी का में हत्यारा है वो, नहीं, उसको साबित करते हैं। मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी के आचरण से भाजपाइयों को क्या सबक लेना चाहिए। कि ये बनेगा 2-4 मिनट बाद कहते हाँ गोडसे मुर्दाबाद, लेकिन कभी मैंने नहीं सुना कि उन्होंने पलट के कहा हो कि तुम कहो कांग्रेस मुर्दाबाद, जिसने उस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के बाद पुणे के अंदर 5000 हिंदुओं को सड़क पे कत्ल कर दिया था। ये जो दिल्ली के नरसंहार की हम लोग बात करते हैं, दिल्ली में 3000 सिखों को कत्ल किया था कांग्रेसियों ने, लेकिन वो मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के बाद 5000 हिंदुओं को कत्ल किया कर दिया गया था। पुणे की सड़कों के ऊपर उनके घरों से घसीट कर उनको मारा था। 5000 परिवार, समझिए मनीष जी। लेकिन ये प्रवक्ता बड़े दबाव दब्बू बन के कि हाँ हाँ गोडसे मुर्दाबाद, ये उसमें बड़ा अपना समझते हैं बड़ी जीत। लेकिन ये पलट कर कभी नहीं कहते कि तुम कहो कि 5000 हिंदुओं के हत्यारी उसको, क्योंकि एक ही घटना से जुड़ी हुई दोनों घटनाएं हैं। उस मोहनदास करमचंद गांधी की जो हत्या हुई, उसी से जुड़ा हुआ नाथूराम गोडसे किस्सा है, और उसी से जुड़ा हुआ उन 5000 हिंदुओं का नृशंस हत्या, नरसंहार। लेकिन उसके लिए भाजपा प्रवक्ता कभी नहीं पूछ पाते। तो प्रधानमंत्री मोदी इन कमियों को, इन खामियों को दूर करने के लिए आगे बढ़कर लीड कर रहे हैं कि कैसे इनके नैरेटिव को ध्वस्त करो। मेरा मतलब मनीष जी, मैं साफ कहूंगा कि जैसे ही कांग्रेसी प्रवक्ताओं के साथ बैठे हैं प्रवक्ता भाजपा के, वो पहले कहेंगे जरा माफी मांगो, तुम कांग्रेस की तरफ से माफी मांगो, तुमने 5000 हिंदुओं का कत्ल किया था। तो ये सब दस्तावेजी है, कोई कहानी सुनी नहीं है। ये गोडसे के ऊपर आपके पास आवे, गोडसे पे कोई सवाल पूछे, उससे पहले इन पर चढ़ लो कि तुम 5000 आदमियों के कत्लेआम के बारे में क्या बात कर रहे हो। तो मोहनदास करमचंद गांधी बहुत महत्वपूर्ण होगा, बड़ा ऊंचा कद होगा, कांग्रेसी अपना बाप बना लिए, सब कुछ कर ले, लेकिन वो एक आदमी की जान 5000 उन निर्दोष हिंदुस्तानियों से ज्यादा महंगी नहीं हो सकती। वो ज्यादा बड़ा पाप था जो 5000 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन ये जो नैरेटिव वार है, उसमें कैसे भाजपा बैकफुट पे आती है, इसका मैंने एक नमूना आपको बताया। बिल्कुल, इस नमूना से आप ऐसे ऐड कर सकते हैं कि गोधरा में 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया, उसके रिएक्शन में दंगा हुए, तो दंगा में दोनों तरफ के लोग मारे गए। और ये तो कांग्रेस की सरकार ने जारी किया कि भाई दंगे में जो मारे गए
वो संख्या लेकिन जब मुसलमानों की यदि थी ज्यादा तो हिंदुओं की भी थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वन साइडेड हुआ। लेकिन पूना की जो आप याद दिला रहे हैं उसमें हिंदू ब्राह्मण एक पर्टिकुलर कास्ट घेर करके सीधे हिंदू को करते तो फंस जाते, इसलिए कास्ट के रूप में छेड़ा गया और हमेशा हिंदुओं को जाति में से ही बांटा जाता है। जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो इसे कहा गया जाट वर्सेस मुसलमान था। वहां पर जब मारा गया तो उसे एक ब्राह्मण, चूंकि ब्राह्मण थे गोड से, इसीलिए एक उनके जो सरनेम वाले जो लोग थे या फिर उनके गोत्र के जो ब्राह्मण थे उसी ब्राह्मणों की हत्या की गई। गोधरा आज भी अपने नैरेटिव में कहते हैं, आज भी देखिए कि जकिया जाफरी के लिए रो रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन पुणे में जो हुआ 84 में जो हुआ उसके लिए आज सजा मिल रही है 40 साल बाद। इस पे कोई सवाल, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। और इनके इकोसिस्टम कहते हैं मनीष जी। और इनका एक नैरेटिव और जरा दर्शक समझें, 5,000 लोगों को 2 दिन के अंदर कत्ल कर देना, ये मनीष जी आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। तो ये घटना ये भी बताती है कि जिस तरह से सज्जन कुमार को 1984 में सजा मिली है, तो कांग्रेस के पास गुंडे 1948 में भी इतने ही हत्यारे गुंडे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। ये कांग्रेस के चरित्र को भी बताती है। आपने मारपीट हो गई होती, दंगा फसाद हुआ होता तो बात समझ में आती। 5,000 लोगों को कत्ल कर देना यानी गुंडों का प्रशिक्षित समूह, डकैतों का, लुटेरों का, हत्यारों का प्रशिक्षित समूह, वो कांग्रेस के आवरण में कांग्रेस की नेतागिरी करता था। तो राजनीति के अपराधीकरण का तो कांग्रेस जनक है। ये 1948 का नरसंहार बताता है, लेकिन ये नैरेटिव हम कभी सेट ही नहीं कर पाए। ये भाजपा प्रवक्ताओं ने कभी पूछे नहीं सवाल, ये हमेशा इसी बात पे आते रहे कि हाँ हाँ नाथुराम गोडसे मुर्दाबाद। ये दो तीन मिनट इधर उधर झूलेंगे, इधर उधर घुमाएंगे, उसका कहेंगे हाँ मैंने कह दिया गोडसे मुर्दाबाद। ये जब कहें कि तुम गोडसे मुर्दाबाद कहो तो हाथ में जूता उतार लो, कहो तुम पहले 5,000 लोगों के नरसंहार करने वाली कांग्रेस को मुर्दाबाद कहो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम गोडसे के लिए कहें कि ना कहें। और अगर तुम नहीं कहते हो तो कतई नहीं कहेंगे। लेकिन ये कहने के साहस नहीं दिखाते भाजपा प्रवक्ता। बिल्कुल, और इसी को कहते हैं नैरेटिव। लेकिन अकेले मोदी क्या क्या करेंगे, वही आपने अच्छी याद दिलाई जो एक कहते हैं ना कि मौलाना मोदी। अब सोचिए उसी मोदी को टॉर्चर करने के लिए पूरा लेफ्ट गिरोह का इकोसिस्टम कि गुजरात पे माफी मांग लो, गुजरात पे गोधरा पे माफी मांग लो, प्रधानमंत्री मोदी एक बार तो सॉरी कह दो। ये खेल कितने दिनों तक चलता रहा, लेकिन मोदी ने अपने सलीके से इन राक्षसों से निपटा। बात अभी हमने 2-3 तरह की, सोमनाथ की, इन फर्जी बाबाओं की, लेकिन एक बात जो हम लोग इंडिया गेट पे कल थे। नहीं मनीष जी, पर ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा दे दिया कि आप जरा सोचिए कि नैरेटिव से कैसे लड़ा जाता है। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये 2002 से वो जान रहे हैं। 2002 से, यानी उन्होंने सक्रिय राजनीति में शुरुआत करी है 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो तब से इस बात को पहचान रहे थे। बहुत बढ़िया चीज मनीष जी ने याद दिलाई कि याद करिए जब जब उनसे कहा गया कि गोधरा के लिए माफी मांगो, गुजरात दंगों के लिए माफी मांगो, उन्होंने पलटकर एक ही जवाब दिया। उन्होंने कहा माफी क्यों मांगू, अगर मैं दोषी हूं तो मुझको सजा दो, और अगर मैं दोषी नहीं तो फिर मैं माफी क्यों मांगू। और उस बात का जवाब 2025 तक पूरी कांग्रेसी फौज, ये कम्युनिस्टी गुंडे, कांग्रेसी गुंडे आज तक उनके उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने कहा अगर मैं दोषी हूं तो माफी क्यों मांगू, इतने लोग मरे हैं, मुझको सजा दो। और अगर मैं दोषी नहीं हूं, मुझे अदालत माफ करती है, तो मैं अकारण माफी क्यों मांगू। तो वो जानते थे कि मेरे माफी मांगने का मतलब ये नैरेटिव सेट करने वाला गैंग ये ढोल मंजीरे के साथ शुरू हो जाएगा और तरह तरह के नैरेटिव फिर गढ़े जाएंगे। तो वो प्रधानमंत्री मोदी 2001 में इस बात से परिचित थे और 24 साल से वो जान रहे हैं इनको, और अब इनके नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। तो मगर वो दुर्भाग्य ये है कि वो अकेले ही ध्वस्त कर रहे हैं। मैंने फिर कहा ना कि भाजपा अभी भी मुझको लड़ती नजर नहीं आती। और ताजा ताजा उदाहरण कि अभी मैं सेमिनार में था तो आप तो सब अच्छा उस दिन नहीं आए थे, कि अभी 2024 में औंधे मोगिली है भाजपा कि 240 सीटें आई हैं, 400 का नारा था, 400 से 360 हो जाती, 330, यानी 300 के ऊपर तो रहती, कम से कम पूर्ण बहुमत तो होता। तो जो 400 का सपना देख रहे थे वो 240 पे आके अटक गए। तो ये नैरेटिव ही था कि मोदी संविधान बदल देंगे, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी फलाना कर देंगे, मोदी ढिकाना कर देंगे।
जबकि सरासर सफेद झूठ था, लेकिन उनका नैरेटिव चला। और यहाँ पे मैंने कहा ना कि एक नरेंद्र मोदी को छोड़कर शेष भाजपा में मुझे कोई ऐसा आदमी दिखते नहीं है जो इस नैरेटिव वार को लड़ रहा हो। इस नैरेटिव वार को लड़ने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं दिखता जो पलट कर दूसरा इनके लिए नैरेटिव खड़ा कर रहा हो। तो ये एक बड़ी समस्या है आगे। हाँ, एक व्यक्ति है मनीष जी, एक व्यक्ति है जो इनको नैरेटिव खड़ा करने का तो मौका ही नहीं देता। वो अपनी तरफ से 1000 नैरेटिव खड़ी कर देता है, ये उसी नैरेटिव में झूला झूला करते हैं, और उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। मोदी के बाद अगर कोई आदमी लड़ रहा है तो वो मोदी से भी 2 कदम आगे निकल के लड़ रहे हैं कि हमारे खिलाफ तुम कोई नैरेटिव चलाओ, उससे पहले वो अपने 1000 नैरेटिव उनके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि तुम पहले वो घर में घुस के मारने में विश्वास करते हैं। तो ये शैली 2 ही नेताओं के पास है, या तो प्रधानमंत्री मोदी के पास या मुख्यमंत्री योगी के पास। बाकी नैरेटिव सेट करने वाला कोई नहीं है। भाजपा प्रवक्ता मैंने बताया कि कितने ढीली पिच पर वो नाथूराम गोडसे है। जब ये कहते हैं बड़ा 2-3 मिनट इधर उधर घूमने के बाद कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, तो मेरे ऊपर मनीष जी जैसे घूसा कोई मारता है कि कितने लचर लाचार, क्या कहूँ इन लोगों को, कितने विकलांग टाइप के प्रवक्ता हैं कि ये जो आदमी आज से 77 साल पहले मर गया और किसी को मारने के बाद मरा। और मैं तो कहता हूँ मनीष जी, बड़ा दम हो तो कहीं किसी भी एक स्वतंत्र पार्टी से सरकार भी, मान लीजिए आपको लगती है कि वो गोडसेवादी सरकार है, अमेरिका से बुला लो किसी एजेंसी, चुनाव कराने वाली एजेंसी को, और केवल एक ही सवाल पे जनमत करा लो कि तुम गोडसे के साथ हो या तुम मोदी, क्या तुम मोहनदास करमचंद गांधी के साथ हो। केवल कह दो कि एक ही वोट डालना है, तुम जिस पे हो उस पर टिक लगा दो, और मनीष जी मुंह काला हो जाएगा। जो कहते हैं ना गोडसे की मुर्दाबाद लगाओ, इनको इनकी मुर्दाबाद लग जाएगी, ये बहा दिए जाएंगे यमुना के अंदर। इस देश के अंदर कभी सर्वे तो करके देखो, लेकिन ये ना ये सर्वे करेंगे ना कुछ सच का सामना करेंगे, ये नैरेटिव चलाएंगे वो गोडसे मुर्दाबाद लगाओ। तो उस नैरेटिव के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे इस नैरेटिव से लड़ना है, और आज से नहीं 2001 से बता रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर भगवानी वाली है। बिल्कुल, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा दे दिया है। मुझे लगता है कि 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो जो है वायरल हो जाएगा कि नायकत्व तो कैसे बदल दिया। एक बार वोटिंग तो करा लो कि गोडसे और गांधी में कौन हीरो है, फिर ये भी पता चल जाएगा। ठीक है कि आपने महानायक बना दिया, लेकिन कैसे नैरेटिव बना, चूंकि गांधी से दुनिया में आपने अपने आप को एक नायक मान लिया है, तो उसके नायकत्व को धूमिल तो नहीं किया गया। लेकिन देखिए कैसे उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिया था कि आप अपने घर से लोहे, जो रिजेक्टेड लोहा है, वो भेजिए और सरदार पटेल की एक मूर्ति ऐसी तैयार की जाएगी गुजरात में कि जो धरती पर ऐसा कहीं है नहीं। तो लगा नहीं कि ऐसा भी कुछ हो पाएगा। जिस सरदार पटेल को गायब कर दिया गया भारत के इतिहास से, नेहरू के अलावा कुछ नायक नहीं। हमने बचपन से पढ़ा, गाना सुना फिल्मी, गांधी नेहरू के भारत को कैसे कोई बहकाए, तो बचपन में गुनगुनाते थे भाई 2 ही तो नायक हुए इस देश में, तो कुछ कोई था नहीं, कोई आजाद था नहीं, कोई चंद्रशेखर आजाद नहीं, कोई भगत सिंह नहीं, कोई सरदार पटेल नहीं, कोई सुभाष नहीं, बस 2 थे। एक बूढ़ा गांधी था और उसका एक चेला था, उसने आजादी दिला दी। मैं बार बार उस पर आता हूं, बहुत हम लोग जो ने कल डिस्कशन किया, लोगों को समझना चाहिए। इंडिया गेट जब आप जाते होंगे, ये तस्वीर जहां हम लोग फोटो खिंचवा रहे थे, इशारा हम लोगों ने की, वो बड़ा अच्छा फ्रेम आ गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसी के अंदर कभी जॉर्ज पंचम हुआ करता था। जॉर्ज पंचम की मूर्ति जब तोड़ करके पब्लिक ने फेंक दिया, रसिया ने कई बार कहा कि भैया तुम अभी तक इसको नायक बनाए हो, इंदिरा गांधी से कहा तब भी हटा नहीं पाई, लेकिन इस जगह पे जॉर्ज पंचम के जगह पे कोई गांधी की मूर्ति लगा देता, नेहरू की ही लगा लेती कांग्रेस, वो हिम्मत कांग्रेस नहीं कर पाई। उस जगह पे आज नेताजी की मूर्ति है। इस नेताजी की मूर्ति के ठीक पीछे वार मेमोरियल है, जो हम लोगों ने कल देखा कितना दब, और उसकी पूरी सब कुछ कंट्रोल आर्मी के हाथ में है। हम लोगों ने वहां देखा कि कैसे जहां हम लोग ये तस्वीर खिंचा रहे थे, लगातार वहीं लोग लाइन लगा रहे थे। लेकिन ये सामने इंडिया गेट है, ये सन्नाटा था। एक समय में इंडिया गेट पर लोग फोटो खिंचाने आते थे, सेल्फी लेने आते थे। जगह पूरी तरह से बदल गई। जैसे गुजरात में सरदार पटेल वाला मामला, ऐसे कई, मतलब नायक बदलने का भी नैरेटिव हुआ। बड़े सलीके से इस देश का नायक सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री जैसे हो गए।
आज आप वार मेमोरियल के बाद आज प्रधानमंत्री मेमोरियल भी आप गए थे, जो कभी 3 मूर्ति कहलाता था और सिर्फ वहां नेहरू का घर था। प्रतीक बदला गया। यही तो एक बड़ा नैरेटिव है जिसे चेंज कर रहे हैं मोदी। मनीष जी, मैं तो आज पहली बार गया था वार मेमोरियल या प्रधानमंत्री संग्रहालय, क्योंकि उसके बाद 19 में आया था, उसके बाद कोरोना लग गया, 2 साल उसमें निकल गए, उसके बाद फिर आने कोई अवसर नहीं मिला। दिल्ली अब आया हूँ, तो मैं तो बाद में आया हूँ। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय जो बनाया, क्या भव्य संग्रहालय है। मैं अभिभूत हो गया देखकर। और सही बताऊं तो सबसे पहली गैलरी जो है वो जवाहरलाल नेहरू की है। और इन कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए कि ये नेहरू के नाम पर कमाई करते रहे और सरकारी बंगले पे कब्जा किए बैठे रहे, लेकिन इन्होंने उस तरह से नेहरू को संग्रहालय नहीं बनाया था, ना कोई उसको देखने जाता था। आप उसको देखने जाइए तो कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, कोई अन्याय नहीं किया, कोई दोहरा आचरण नहीं किया कि नेहरू को कहीं कोने में समेट दें। नेहरू का बना हुआ, उसके बाद अन्य प्रधानमंत्रियों का है। और क्या वो परिसर ही इतना भव्य बना है कि वहां जाकर ही आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव होगा। तो वो एक प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को दिया है, वो एक तरह उपहार है वो। और अभी कम से कम 100 साल वो जो प्रधानमंत्री होंगे उनके लिए वहां पर जगह है। दूसरे आ जाइए वार मेमोरियल। तो जरा सोचिए मनीष जी, 1948 में हमारी सेना जीती, 1962 में चीन से लड़ी, भले पराजित हो गई लेकिन लड़ी, 7,000 जवान शहीद हो गए। 1965 में पाकिस्तान को जुटियाया, 1971 में पाकिस्तान को जुटियाया, 1999 में जुटियाया। लेकिन हमारे पास जब हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि देने का कोई समय आता था, कोई ऐसा क्षण आता था जैसे 26 जनवरी, तो हम उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देते थे इंडिया गेट पे, जो अंग्रेजों के लिए लड़ते हुए, अंग्रेजों की लड़ाई लड़ते लड़ते खत्म हो गए। वो भारत के सिपाही नहीं थे, वो भारतीय थे, लेकिन वो सिपाही अंग्रेजों के थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कहने पे गोली चलाते थे। वो जो इंडिया गेट पे सिपाहियों के नाम लिखे हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर उस दौरान जो लड़ते लड़ते शहीद हुए, उनके नाम है उस इंडिया गेट पे। क्यों मजबूरी थी आजादी के बाद? क्योंकि हमने अपना कोई वार मेमोरियल बनाया ही नहीं था, और उसको प्रधानमंत्री ने तैयार किया। और कल मनीष जी हम लोगों ने देखा ही कि इतने सुंदर तरीके से है कि आप इंडिया गेट पर तो नाम पढ़ना आपके लिए बड़ा असंभव हो जाएगा, जिसका नाम ऊपर लिखा, कहाँ जाके आप पढ़ेंगे। तो वो तो अंग्रेजों ने मूर्ख बनाया था अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप अगर किसी शहीद का नाम ढूंढना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से, सहजता से, नंगी आंखों से आप देख सकते हैं। कोई दूरबीन की जरूरत नहीं, बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया है और बहुत बेहतरीन बनाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी, मैंने कहा ना कि वो कभी इनसे लड़ते नहीं है, वो आगे इतनी बड़ी रेखा खींच देते हैं कि फिर उसके पीछे दौड़ा करते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री म्यूजियम हो, प्रधानमंत्रियों के जो बना हुआ है 3 मूर्ति भवन पे, और या फिर वार मेमोरियल हो, दोनों जगह दिल्ली की बड़ी दुर्लभ जगह है। और जो आदमी दिल्ली आया तो उसको जरूर जाना चाहिए वहां पर। बिल्कुल जरूर जाना चाहिए, तब समझ में आएगा कि देश का नैरेटिव कैसे बदल रहा है। जो लोग कहते हैं कि 10 साल में हुआ क्या है, उन्हें इन एक एक पॉइंट को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है।